कीजिए कल्पना कि एक रडार ऑपरेटर प्रशांत महासागर के बीच में यूएसएस प्रिंसटन वॉरशिप पर बैठा है। साल है 2004 और उसके रडार स्क्रीन पर एक अननोन ऑब्जेक्ट 80,000 फीट की ऊंचाई से सीधा समुद्र की सतह तक गिरता है। और वो भी 1 सेकंड से कम समय में। 1 सेकंड से भी कम? अरे वाह। हाँ बिल्कुल, बिना किसी सोनिक बूम के, बिना हवा में आग या धुआं छोड़े। मतलब दशकों से जब भी ऐसी घटनाएं सामने आई हैं तो लोगों का पहला रिएक्शन यही होता है कि ये तो एलियंस है। सही बात है, सबसे आसान एक्सप्लेनेशन यही लगता है। वही तो। लेकिन आज के इस डीप डाइव में हम एक अलग ही एंगल देख रहे हैं। क्या हो अगर यूएस डिफेंस डिपार्टमेंट की डीक्लासिफाइड फाइल्स और इन मिलिट्री विसल ब्लोअर्स के दावों में जो सच्चाई छुपी है वो किसी दूसरे ग्रह की नहीं बल्कि खुद हमारे अपने ही ग्रह और हमारी ही प्रजाति से जुड़ी हो। ये सुनने में बिल्कुल किसी साइंस फिक्शन मूवी जैसा लगता है, लेकिन जो डेटा हमारे सामने है ना, वो हमें इसे बहुत सीरियसली लेने पर मजबूर कर रहा है। तो आज का हमारा मिशन क्या है? आज हम एक इन्वेस्टिगेटिव साइंटिस्ट की तरह इस पूरे डेटा का क्रिटिकली एनालिसिस करेंगे। हमारे पास डीओडी, CIA, FBI और नासा के डीक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स है। राइट। उसके अलावा 2020 में पेंटागन ने जो नेवी पायलट्स के रेडार वीडियोस रिलीज किए थे वो भी हैं। और हाँ, द सुपर ह्यूमन कॉन्स्पिरेसी के कुछ एक्सेप्ट्स भी हम देख रहे हैं। तो बेसिकली हम ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि आसमान में दिखने वाले ये ऑब्जेक्ट्स असल में एलियंस हैं या फिर एडवांस्ड इंसान हैं जिन्हें सुपर ह्यूमन या एक ब्रेकअवे सिविलाइजेशन कहा जा सकता है। एग्जैक्टली। और मैं यहाँ ये क्लियर कर दूं कि हम किसी पर्टिकुलर थियोरी का साइड नहीं ले रहे हैं। हम बस स्ट्रिक्टली उस डेटा को डिकोड कर रहे हैं जो इन ओरिजिनल सोर्सेज में मौजूद है। सही काम। तो चलिए शुरुआत इस बेसिक सवाल से करते हैं कि आखिर सैकड़ों साल पुरानी इस एलियन थ्योरी पर अचानक से इतने सीरियस साइंटिफिक सवाल क्यों उठ रहे हैं? ये एक बहुत बढ़िया स्टार्टिंग पॉइंट है। जब मैं इन सोर्सेज को पढ़ रहा था तो मॉडर्न फिजिक्स का एंगल बार बार सामने आ रहा था। लोग बहुत आसानी से कह देते हैं कि एलियंस किसी दूर के तारे से उड़कर आ गए होंगे, लेकिन साइंस के हिसाब से किसी बायोलॉजिकल स्पीशीज का लाइट ईयर्स की दूरी तय करके यहाँ आना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल क्यों माना जा रहा है? क्योंकि देखिए, बात सिर्फ लंबी दूरी की नहीं है। बात उस दूरी को तय करने में लगने वाली एनर्जी और एक लिविंग बॉडी पर पड़ने वाले डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट की है। अच्छा, वो कैसे? ऐसे समझिए कि हमारा जो सबसे करीबी स्टार सिस्टम है, प्रॉक्सिमा सेंटुरी, वो लगभग 4.2 लाइट ईयर्स दूर है। ओके। अगर कोई स्पेसक्राफ्ट लाइट की 10% स्पीड से भी ट्रैवल करे ना, तो भी उसे वहां से यहाँ आने में 40 साल से ज्यादा लग जाएंगे। 40 साल? बाप रे, ये तो बहुत लंबा समय है। हाँ, लेकिन असली प्रॉब्लम टाइम नहीं है। असली प्रॉब्लम ये है कि जब कोई भी फिजिकल ऑब्जेक्ट इतनी फास्ट स्पीड से मूव करता है तो स्पेस में मौजूद धूल का एक छोटा सा कण भी, एक सैंड पार्टिकल भी, उस क्राफ्ट से एक एटॉमिक बॉम्ब जैसी काइनेटिक एनर्जी के साथ टकराएगा। वेट, सच में? एक धूल का कण एटॉमिक बॉम्ब जितना डैमेज कर सकता है? बिल्कुल। स्पीड की वजह से इम्पैक्ट इतना मैसिव होता है और उसके ऊपर से डीप स्पेस में कॉस्मिक रेडिएशन का लेवल इतना ज्यादा होता है कि वो किसी भी नोन बायोलॉजिकल डीएनए को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देगा। मतलब डीएनए का तो कचूमर निकल जाएगा। एग्जैक्टली। तो हमारी करंट फिजिक्स के हिसाब से किसी लिविंग क्रीचर का इस तरह डीप स्पेस क्रॉस करना टेक्निकली इम्पॉसिबल है। और ठीक यहीं पर वो 2020 के नेवी वीडियोस पिक्चर में आते हैं, खासतौर पर कमांडर डेविड फ्रेवर का वो फेमस टिक टैक एनकाउंटर। हाँ, वो केस तो बहुत ही बैफलिंग है। सोर्सेज में जो रेडार डेटा है उसके हिसाब से ये यूएपीज बिना किसी विजिबल इंजन या प्रोपल्शन के उड़ते हैं, हवा में अचानक रुक जाते हैं, डायरेक्शन चेंज कर लेते हैं। अगर मैं एक एनालॉजी दूं, जैसे हम एक सिंपल साइकिल चला रहे हैं जो हमारी आज की एरोस्पेस टेक है। राइट। और अचानक कोई हमारे सामने एक ऐसी सुपर कार ले आए जिसमें इंजन ही ना हो, जो आवाज ना करे और जो ब्लिंक करते ही आंखों के सामने से गायब हो जाए, तो सवाल उठता है ना कि क्या ये टेक किसी दूसरे यूनिवर्स की है या हमारी फिजिक्स की समझ ही अधूरी है? मैं इस एनालॉजी में थोड़ा सा करेक्शन करना चाहूंगी। हाँ, बताइए। देखिए, साइकिल और सुपर कार दोनों सेम फिजिक्स पर काम करते हैं। दोनों को आगे बढ़ने के लिए जमीन के फ्रिक्शन और मोमेंटम की जरूरत होती है। लेकिन यूएपी का जो रेडार डेटा है वो एस्टैब्लिश्ड फिजिक्स को पूरी तरह इग्नोर कर रहा है। मतलब उन पर फ्रिक्शन अप्लाई नहीं होता? नहीं होता। जैसे हमारे फाइटर जेट्स को हवा पीछे पुश करनी पड़ती है आगे जाने के लिए,
जब एक F-18 फाइटर जेट अचानक से टर्न लेता है तो पायलट पर लगभग 8 से 9 जी फोर्स अप्लाई होता है। और उस फोर्स में खून दिमाग से नीचे चला जाता है, राइट? हाँ, पायलट बेहोश भी हो सकता है। एग्जैक्टली। लेकिन इन यूएपी रेडार ट्रैक्स के अनुसार ये ऑब्जेक्ट्स 400 से लेकर 1000 जी फोर्स तक के झटके झेल रहे हैं। 1000 जी फोर्स, वाह! एक बायोलॉजिकल बॉडी का क्या होगा इतने फोर्स में? कोई भी इंसान या बायोलॉजिकल क्रीचर इतने फोर्स में लिक्विड बन जाएगा, जेली की तरह। बोन्स, ऑर्गन सब क्रश हो जाएंगे। तो अगर कोई बायोलॉजिकल बॉडी इसे नहीं झेल सकती, तो इसका सिंपल लॉजिक ये है कि या तो ये ड्रोन्स हैं जिसमें कोई नहीं बैठा, या फिर जो भी इनके अंदर है वो नॉर्मल बायोलॉजी के रूल्स फॉलो नहीं करता। सही पकड़े हैं। साइंस ये मान रहा है कि ये ऑब्जेक्ट्स ट्रेडिशनल तरीके से हवा में उड़ ही नहीं रहे हैं। वो असल में स्पेस टाइम यानी अंतरिक्ष और समय के फैब्रिक को बेंड कर रहे हैं। स्पेस टाइम बेंड कर रहे हैं? ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया, इसे थोड़ा सिंपल लैंग्वेज में समझाइए। जैसे इमेजिन कीजिए एक ट्रैम्पोलिन है। हाँ, ट्रैम्पोलिन। अगर आप उस ट्रैम्पोलिन के बीच में एक भारी बोलिंग बॉल रख दें तो क्या होगा? उसके आसपास का कपड़ा नीचे की तरफ धंस जाएगा, राइट? हाँ, एक डिप्रेशन बन जाएगा। शायद अपने चारों तरफ एक ऐसा ही ग्रेविटेशनल बबल बना लेते हैं। इस बबल के अंदर उन पर इनर्शिया या जी फोर्स का कोई असर ही नहीं होता। वो टेक्निकली मूव नहीं करते, उनके आसपास का स्पेस मूव करता है। ओह वाह! तो ग्रेविटी उन्हें इफेक्ट ही नहीं करती। लेकिन अगर इंटरस्टेलर ट्रैवल इम्पॉसिबल है और फिजिक्स उन्हें बाहर से आने नहीं दे रही, तो क्या ये सारी मिस्ट्री हमारी अपनी अर्थ की है? मेरा मतलब है, क्या ये एडवांस्ड ह्यूमन टेक हो सकती है? ये वो पॉइंट है जहां मिलिट्री विसल ब्लोअर्स के दावे आते हैं। और जब हम डीक्लासिफाइड फाइल्स और इन एक्स एम्प्लॉयज के स्टेटमेंट्स को क्रॉस रेफरेंस करते हैं तो एक पैटर्न दिखता है। ब्लैक बजट प्रोग्राम्स का जिक्र आता है। राइट, एरिया 51 जैसे नाम तुरंत दिमाग में आते हैं। हाँ, और अब तक हम सुनते थे कि एरिया 51 में एलियन स्पेसशिप्स छुपा के रखें, पर नए विसल ब्लोअर्स का दावा एकदम अलग है। उनका कहना है कि वहाँ कोई एलियंस नहीं है, बल्कि वहाँ सीक्रेट ह्यूमन टेक पर काम हो रहा है। ऐसी टेक जो मेनस्ट्रीम साइंस से दशकों आगे है। दशकों आगे, जैसे एंटी ग्रेविटी प्रोपल्शन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स को मैनिपुलेट करना। बिल्कुल, लेकिन सिर्फ मशीन लेवल पर नहीं। इन डॉक्यूमेंट्स का सबसे शॉकिंग हिस्सा वो है जो डायरेक्टली ह्यूमन बॉडी और कॉन्शियसनेस यानी हमारी चेतना से जुड़ा है। मैंने भी सोर्सेज में देखा, जेनेटिक एनहांसमेंट और ब्रेन मशीन इंटरफेस का जिक्र था। और सबसे अजीब लगा आर्टिफिशियल टेलीपैथी। हाँ, मतलब ये एविएशन कम और ह्यूमन एवोल्यूशन को हैक करने जैसा ज्यादा लग रहा है। इसका एक्चुअल एप्लीकेशन क्या होगा? ये है कि मशीन और इंसान के बीच की जो बाउंड्री है उसको इरेज किया जा रहा है। ब्रेन मशीन इंटरफेस का कॉन्सेप्ट ही यही है कि क्राफ्ट को कंट्रोल करने के लिए आपको स्टीयरिंग व्हील या जॉयस्टिक की जरूरत ही नहीं है। तो पायलट क्राफ्ट चलाता कैसे? पायलट का न्यूरोलॉजिकल सिस्टम डायरेक्टली क्राफ्ट के मेन कंप्यूटर से कनेक्ट हो जाता है। पायलट जो सोचता है, क्राफ्ट बिना किसी फिजिकल डिले के वही एक्शन परफॉर्म करता है। माइंड ब्लोइंग। मतलब सोचो और क्राफ्ट मुड़ गया। हाँ, और क्वांटम कॉन्शियसनेस का थ्योरी ये सजेस्ट करता है कि ह्यूमन ब्रेन बेसिकली क्वांटम लेवल पर इंफॉर्मेशन प्रोसेस कर सकता है। तो अगर कोई सीक्रेट मिलिट्री प्रोग्राम इन टेक्नोलॉजीज में नॉर्मल पब्लिक साइंस से 50 या 100 साल आगे निकल चुका है, तो टेक्निकली वो लोग खुद को सुपर ह्यूमन में अपग्रेड कर रहे हैं। पर यहाँ एक बहुत बड़ा लॉजिकल सवाल आता है। अगर ह्यूमन सच में एंटी ग्रेविटी या आर्टिफिशियल टेलीपैथी जैसी टेक डेवलप कर चुके हैं, तो इसे इतना टॉप सीक्रेट क्यों रखा जा रहा है? देखिए, मतलब इस टेक से तो एनर्जी क्राइसिस खत्म हो जाएगा, मेडिकल साइंस, ट्रांसपोर्ट सब बदल जाएगा। क्या ऐसे छुपाना पूरी दुनिया के प्रोग्रेस को रोकने जैसा नहीं है? ये प्योरली जियोपॉलिटिक्स और ग्लोबल कंट्रोल का खेल है। आप खुद सोचिए, कोई ऐसी टेक जो ग्रेविटी को कंट्रोल कर ले या 0 पॉइंट एनर्जी से फ्री एनर्जी प्रोड्यूस करे, वो एक रात में दुनिया का पावर बैलेंस पलट सकती है। पावर बैलेंस कैसे? आज हमारी ग्लोबल इकोनॉमी किस पर चलती है? ऑयल पर, पेट्रोलियम पर, इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड्स पर। अगर अचानक से सबके पास फ्री अनलिमिटेड एनर्जी आ जाए, तो ये मल्टी ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्रीज तो अगले दिन ही कोलैप्स हो जाएंगी। ओह, पॉइंट है। पूरा इकोनॉमिक स्ट्रक्चर गिर जाएगा। और मिलिट्री एंगल से देखिए, जो क्राफ्ट ब्लिंक करते ही दुनिया के किसी भी कोने में पहुंच जाए, उसके सामने दुनिया की सारी मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स और रेडार बेकार हो जाएंगे। सही बात है। तो बेसिकली इस टेक को छुपाना पावर को अपने हाथों में मुट्ठी में बंद रखने का एक तरीका है। एग्जैक्टली।
लेकिन अगर इतने मैसिव स्केल पर ये सीक्रेट एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं तो गवर्नमेंट आम जनता को क्या कहानी सुना रही है? क्योंकि अगर हम इन डॉक्यूमेंट्स को ध्यान से देखें तो एक बहुत ही चतुर पीआर स्ट्रेटेजी दिखती है। हाँ, टर्मिनोलॉजी में जो शिफ्ट आया है, राइट? हाँ, CIA, FBI और DOD ने अचानक अपने ऑफिशियल स्टेटमेंट्स में एलियंस शब्द यूज करना बंद कर दिया। उसके बदले वो UAP बोलने लगे। ये सिर्फ एक नाम का बदलाव तो नहीं हो सकता। ये साइकोलॉजी और पब्लिक रिलेशंस का मास्टर स्ट्रोक है। जब आप एलियन बोलते हैं तो लोगों के दिमाग में क्या आता है? वही हॉलीवुड मूवीज, उड़न तश्तरियां और वो हरे रंग के पतले से लोग। बिल्कुल, उस शब्द के साथ एक कल्चर बैगेज जुड़ा है जिसे मेन स्ट्रीम मीडिया में लोग मजाक में उड़ाते हैं, उसको सीरियस नहीं लेते। लेकिन जब गवर्नमेंट उसको UAP यानी अनआइडेंटिफाइड एरियल फिनोमेना या फिर NHI नॉन ह्यूमन इंटेलिजेंस कहती है तो वो अचानक से एक बहुत ही ड्राई, टेक्निकल, बोरिंग सा मिलिट्री इन्वेस्टिगेशन लगने लगता है। एग्जैक्टली ये एक तरीके से आम जनता को कंडीशन करने की कोशिश है। एक तरफ सरकार दिखाती है कि देखो हम इन अननोन चीजों की जांच कर रहे हैं, जिससे वो ट्रांसपेरेंट दिखते हैं कि हम कुछ नहीं छुपा रहे। हाँ, लेकिन उन्हें अननोन लेबल करके वो ये भी इंश्योर करते हैं कि कोई गलती से भी ये ना सोचे कि ये हमारी अपनी मिलिट्री टेक हो सकती है। अरे वाह, ये तो ध्यान भटकाने का परफेक्ट तरीका हुआ। लोगों का फोकस बाहर स्पेस में रखो ताकि वो अर्थ के सीक्रेट लैब्स की तरफ ना देखें। UAPs का न्यूक्लियर बेसिस के आसपास नजर आना। हाँ, मैंने फाइल्स में देखा कि इन ऑब्जेक्ट्स ने मिसाइल साइलोस के ऊपर मंडराते हुए न्यूक्लियर मिसाइल्स को टेम्पररी ऑफलाइन कर दिया था। अब इसे एनालिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए, अगर ये ऑब्जेक्ट्स किसी दूसरे गैलेक्सी से आए एडवांस्ड एलियंस हैं, तो उन्हें हमारे प्रिमिटिव न्यूक वेपन्स से क्या मतलब होगा? मतलब उनके पास ऐसी टेक है जो स्पेस टाइम बेंड करती है। हमारे एटम बॉम्ब्स तो उनके लिए पत्थर के औजार जैसे होने चाहिए, राइट? एग्जैक्टली उन्हें हमारे पत्थर के औजारों से डर क्यों लगेगा? लेकिन अगर ये टेक अर्थ की ही है, अगर ये किसी ऐसे सीक्रेट ह्यूमन फैक्शन का प्रोजेक्ट है जो हमारी एनर्जी और डिस्ट्रक्टिव कैपेबिलिटीज को क्लोज मॉनिटर कर रहा है, तो उनका हमारे न्यूक्लियर बेसिस के आगे घूमना पूरी तरह लॉजिकल है, क्योंकि अगर हमने आपस में लड़कर अर्थ को डिस्ट्रॉय कर दिया तो वो लोग भी मरेंगे, क्योंकि वो भी यहीं रहते हैं। बैंग ऑन, वही पॉइंट है। वो हमारे वेपन्स पर नजर रख रहे हैं। वाह, ये तो एकदम पर्सपेक्टिव ही चेंज कर देता है। और यही चीज हमें उस सुपर ह्यूमन थियरी या फ्यूचर ह्यूमंस वाली थियरी की तरफ ले जाती है। हाँ, एवोल्यूशनरी टाइमलाइन वाला एस्पेक्ट। मतलब अगर न्यूक्लियर बेसिस पर UAPs की दिलचस्पी और इन एडवांस टेक के दावों को मिलाया जाए तो थियरी ये बनती है कि ये UAPs एलियंस नहीं बल्कि ह्यूमन एवोल्यूशन के ही माइलस्टोन्स हैं। अगर हम एवोल्यूशन को सोचें तो आज से 10,000 साल बाद इंसान कैसे होंगे? अगर हम तब तक सर्वाइव कर गए तो हम आज जैसे तो बिल्कुल नहीं होंगे। वही ना, हम फिजिकली और मेंटली बहुत एडवांस होंगे, हमारी एज लिमिट बढ़ चुकी होगी, AI और बायोलॉजी पूरी तरह मर्ज हो चुकी होंगे। बिल्कुल, साइंस तो अभी से न्यूरल इम्प्लांट्स और लॉन्जेविटी पे काम कर रहा है। 10,000 साल बाद इंसान ग्रेविटी और प्रोबेबली टाइम को भी मास्टर कर लेंगे। तो क्या हम ये डिड्यूस कर रहे हैं कि आसमान में जिनको हम एलियन समझ रहे हैं वो असल में टाइम ट्रैवल करके आए हमारे ही डिसेंडेंट्स हैं, हमारे परपर पोते? सोर्सेज के हिसाब से ये एक हाईली प्रोबेबल सिनेरियो है। देखिए, टाइम ट्रैवल मैथमेटिकली ग्रेविटी और स्पेस टाइम को बेंड करने का ही नेक्स्ट एक्सटेंशन है। और सबसे बड़ी बात, ये थ्योरी एक बहुत कॉमन पजल को सॉल्व करती है। कौन सी पजल? कि एनकाउंटर्स में लोग हमेशा यही क्यों रिपोर्ट करते हैं कि एलियंस का शेप इंसानों जैसा था, यानी ह्यूमनॉइड, 2 आंखें, 2 हाथ, 2 पैर। ओह, अरे हाँ, अगर वो किसी कंप्लीटली डिफरेंट प्लैनेट पे इवॉल्व हुए होते जहाँ की ग्रेविटी अलग है, एनवायरनमेंट अलग है, तो वो तो किसी ऑक्टोपस या किसी जेली ब्लॉब जैसे दिखने चाहिए थे ना। एग्जैक्टली, उनका शेप हमारे जैसा है, इसका सीधा सा मतलब हो सकता है कि उनका DNA हमसे मैच करता है। ये सच में माइंड ब्लोइंग है। और अगर हम इस फ्यूचर ह्यूमन थ्योरी को सच माने तो हमारी हिस्ट्री, हमारा पास्ट भी एक नए एंगल से देखना पड़ेगा। सोर्सेज में एंशिएंट इजिप्शियंस, मायंस और सुमेरियंस की टेक्स्ट का रेफरेंस है। हाँ, उन सब एंशिएंट टेक्स्ट्स में आसमान से आने वाले देवताओं का जिक्र है जो आसमान से उतरते हैं, इंसानों को नॉलेज देते हैं। नॉर्मल हिस्ट्री तो इसे बस मिथ्स या किस्से कहानियां मानती है। पर अगर आप उन टेक्स्ट्स को इस नई थ्योरी के लेंस से पढ़ें तो सिचुएशन क्या बनती है? एंशिएंट लोग जब आसमान से मेटल के क्राफ्ट उड़ते देखते,
उनके पास उस टेक को डिस्क्राइब करने के लिए साइंस का कोई वोकैबुलरी नहीं था। राइट। उन्हें थोड़ी पता था कि एंटी ग्रेविटी क्या होती है। उनके पास तो सिर्फ भगवान या जादू जैसे शब्द थे। तो अगर फ्यूचर ह्यूमंस टाइम में पीछे आकर अपने ओरिजिन यानी अपने ही पास सिविलाइजेशन को स्टडी कर रहे थे, तो एंशिएंट लोगों ने उन्हें लिटरली भगवान समझ लिया। मेक्स टोटल सेंस। तो इस पूरे डिस्कशन को अगर हम रैप अप करें, इन सारे सोर्सेस का निचोड़ क्या है? हमने देखा कि कैसे मॉडर्न फिजिक्स बायोलॉजिकल एलियंस के इंटरस्टेलर ट्रैवल को लॉजिकली रिजेक्ट करती है। हमने उन क्राफ्ट की बात की जो 400 से 1000 जी फोर्स झेल लेते हैं, जहां स्पेस टाइम बेंड होता है। और हमने एरिया 51 के उन नए दावों को डिकोड किया, जहां आर्टिफिशियल टेलीपैथी और क्वांटम कॉन्शियसनेस जैसी टेक सीक्रेटली डेवलप हो रही हैं। साथ ही गवर्नमेंट की वो पीआर स्ट्रैटेजी जहां एलियंस को यूएपी बनाकर एक बोरिंग कवर अप किया गया। तो कंक्लूजन ये है कि आसमान में दिखने वाली ये इंसिडेंट्स सिर्फ बाहरी एलियन विजिटर्स का सिंपल केस नहीं है। ये एडवांस मिलिट्री टेक हो सकती है या फिर हमारे ही आने वाले कल के इंसान हो सकते हैं। हमें बस एक एंगल पर स्टिक नहीं रहना चाहिए। बिल्कुल सही। आज की फिक्शन कल की साइंस बन सकती है, या क्या पता किसी डीप अंडरग्राउंड लैब में वो आज ही साइंस बन चुकी हो। हमारी प्रॉब्लम ये है कि हमें उस डेटा को एक्सेप्ट करना सीखना होगा जो हमारी पुरानी मान्यताओं को चैलेंज करता है। सही बात है। ये पूरा टॉपिक सिर्फ उड़न तश्तरियों का नहीं है, ये असल में ह्यूमन एवोल्यूशन और हमारे फ्यूचर की कहानी है। और इस डिस्कशन को क्लोज करते हुए मैं एक फाइनल थॉट रखना चाहता हूं जो इन सोर्सेज में मुझे सबसे ज्यादा प्रोवोकेटिव लगा। अच्छा, सोर्सेज में उस ब्रेकअवे सिविलाइजेशन का एक हिंट है। बस कल्पना कीजिए, इंसानों का ही एक ऐसा ग्रुप जो हजारों साल पहले या शायद कुछ दशक पहले नॉर्मल जनता से अलग हो गया, और आज वो एक हाईली एडवांस्ड पैरेलल दुनिया चला रहे हैं। अगर वो सच में आसमान से हमारे न्यूक्लियर बेसिस और हमारी हर हरकत पर क्लोजली नजर रख रहे हैं, तो सोचिए, क्या ये पॉसिबल नहीं है कि इस अर्थ का कंट्रोल हमारे हाथ में है ही नहीं? मतलब हम चार्ज में नहीं है, बल्कि हम उनके एक बहुत बड़े ग्लोबल स्केल वाले एक्सपेरिमेंट का बस एक कंट्रोल ग्रुप है, और हमें जानबूझकर इस सच्चाई से और अपनी खुद की साइंटिफिक लिमिट से अंधेरे में रखा गया है। सोचिए इस बारे में।